हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल केसीए कांकेर में। और हाल ही में आप लोगों का एडीओ एग्ज़ाम हो चुका है। और एग्ज़ाम से पहले हमने जो एडीओ 2017 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया था, जिसमें हम देख रहे थे कि कैसे बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस और ट्रिक्स से हम आंसर तक पहुंच रहे थे। ठीक है। और यही हम एडीओ 2025 के क्वेश्चन पेपर के साथ भी देखेंगे, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि देखिए, इस एग्ज़ाम में भी आप बेसिक नॉलेज, कॉमन सेंस और ट्रिक से आंसर तक पहुंच सकते थे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम केवल बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन को लेंगे। ठीक है। पूरे क्वेश्चन को कवर नहीं करेंगे, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में आप बेसिक नॉलेज और कॉमन सेंस से बना सकते थे। ठीक है। तो इस वीडियो में हम भारत का सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। और ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक है। पहला क्वेश्चन थर्ड इसलिए है क्योंकि इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, फर्स्ट और सेकंड, वो एग्जामिनर ने एग्ज़ाम सेंटर में ही अपने पास रख लिया था पेज को। ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 सही है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो दिया है आपको कॉलम 1 और कॉलम 2। ठीक है। कॉलम 1 में आपको सेंटर दिया हुआ है कि कौन कौन सा जो इंस्टीट्यूट है उसका सेंटर का नाम है, और कॉलम 2 में उसका स्थान है। ठीक है। तो देखिए, पूछ रहा है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिर पूछ रहा है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, फिर पूछ रहा है इंडियन स्पाइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, और सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन कहाँ है। ठीक। अब सामने दिया है कटक, नागपुर, शिमला और कालीकट। ठीक है। अब देखो, भारत में तो ये केवल 4 ही इंस्टीट्यूट नहीं है ना। अगर आप इंस्टीट्यूट देखने जाओगे तो ऐसे तो कई सैकड़ों इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे आपको। ठीक। तो क्या आप इतने सैकड़ों इंस्टीट्यूट का नाम और सेंटर याद रख सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन में आप कॉमन सेंस लॉजिक लगा के आप इसका आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। अब इसमें कॉमन सेंस और लॉजिक कैसे लगाना है, इस क्वेश्चन में मान लो आपको एक भी नहीं पता है। ठीक है। चारों के चारों आपको नहीं पता है। ठीक। देखिए क्या होता है, आपको एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। इस क्वेश्चन में हार्ड वर्क की ज़रूरत नहीं है। आपको इस एग्ज़ाम के लिए एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि इस एग्ज़ाम के लिए आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, स्मार्ट वर्क करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क में क्या अंतर है, ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक। देखो, जैसे कि अभी ये इस एग्ज़ाम में पूछ दिया भाई कि 4 इंस्टीट्यूट का नाम पूछ दिया, उसका सेंटर पूछ दिया। अब जो हार्ड वर्क करने वाला जो स्टूडेंट होगा, जो अभ्यर्थी होगा, वो क्या करेगा, पूरे भारत का इंस्टीट्यूट का नाम निकालेगा और उसका सबको उसका रट्टा मारना शुरू कर देगा। ठीक है। तो क्या लगता है, वो 1-2 दिन तक तो याद रखेगा? क्या एग्ज़ाम तक उसको याद रहेगा? बिल्कुल नहीं। अब स्मार्ट वर्क करना है कैसे? तो वो क्या करेगा, स्मार्ट वर्क करने वाला जो स्टूडेंट होगा वो क्या करेगा, प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस होंगे उसको एनालिसिस करेगा और आंसर तक निकलने का कोशिश करेगा इसी टाइप के क्वेश्चन में। ठीक है। तो जैसे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम कैसा लॉजिक और कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक। तो देखो, आपको राइस का भी नहीं पता होगा, पोटैटो को भी नहीं पता होगा, स्पाइस का भी नहीं पता होगा, इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन का भी नहीं पता होगा। ठीक। अब आंसर तक कैसे पहुंचना है? तो देखो, अंग्रेज और जो यूरोपीय लोग आए थे, है ना, भारत, तो क्या किस चीज़ का व्यापार करने के लिए आए थे? तो आपको पता होगा, मसाले का व्यापार करने के लिए आए थे। उनको मसाला चाहिए था। ठीक है। इतना तो आप कभी ना कभी बचपन से लेके अभी तक तो सुने ही होंगे, कभी ना स्कूल लाइफ में तो सुने ही होंगे। ठीक है। कि जो यूरोपीय भारत आए थे वो सिर्फ मसाले, मतलब मेन उनका उद्देश्य था मसाले का व्यापार करना। ठीक। और सबसे पहला जो यूरोपीय आया था 1498 ईस्वी में, वो आया था वास्को डी गामा। ठीक है। और आपको ये तो पता ही होगा ना, इतना तो आप जानते होगे कि वास्को डी गामा कालीकट में आया था, है ना। वास्को डी गामा कालीकट के तट पे उतरा था। तो कालीकट कहाँ है? कालीकट है साउथ में। ठीक है। और आपको ये तो पता होगा कि भारत में मसालों की खेती कहाँ होती है? साउथ में होती है। ठीक। तो अगर आप इस क्वेश्चन में अगर सी को मिला लेते हैं, अगर इस क्वेश्चन में आप सी को कनेक्ट कर लेते कालीकट से, तो आपका आंसर आ जाता, देखिए। ठीक है। सी का चौथा आप देखो, ए में है क्या? नहीं है। बी में है? हाँ, बी में है। सी में है? नहीं है। और डी में है? सी का चौथा डी में है।
ठीक है। तो अब अपन क्या करते हैं, दो ऑप्शन तो कट गया, कौन कौन सा, देखो सी का चौथा वाला ऑप्शन को हमको रखना है। ठीक है, सी का चौथा वाला ऑप्शन हमको रखना है। तो सी का चौथा केवल डी में है और बी में है, तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन कट गए, ए और सी। ठीक है, ए और सी कट गए। अब हमारे पास क्या बचे, ऑप्शन नंबर बी और डी। ठीक, अब थोड़ा आपको और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आपको एक चीज़ बता दूं कि अब इसके बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज लगाना पड़ेगा। अगर नॉलेज नहीं लगा पा रहे तो भी हम कौन सा दो ऑप्शन तो काट चुके हैं, ठीक है, बी और डी में आके आप फंस चुके हो। ठीक, अब आके देखो कि सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, तो देखो बी तो दोनों में 3 दिया हुआ है ना, बी तो सब में 3 दिया हुआ है, यानी कि बी और डी में अभी भी वही है। तो देखो बी तो तीसरा चारों ऑप्शन में है, तो बी से तो हम आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे, है ना। अब हम पकड़ते हैं ए को। ठीक, तो देखो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी देखो दोनों आपको मैं कॉमन सेंस बता देता हूँ। कटक, कटक आपको पता होगा उड़ीसा में है। ठीक है, और उड़ीसा में आप देखोगे कि उड़ीसा जो राज्य है वो तट से लगा हुआ है, समुद्र तट से, है ना। तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, ये पूरे राज्य जो हैं, अधिकतर केरल वेरल जो भी हैं, अधिकतर जो समुद्र तटीय राज्य हैं अधिकतर, वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो खाद्य पदार्थ खाया जाता है वो खाया जाता है राइस। ठीक है, चलो मान लो आप नागपुर में कन्फ्यूज हो, तो नागपुर जो है वो सेंट्रल इंडिया वाला क्षेत्र हो जाता है, मतलब मध्य प्रदेश से थोड़ा नीचे है। ठीक है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा खाया जाता है गेहूँ। ठीक, और समुद्र तटीय क्षेत्र में क्या खाया जाता है, सबसे ज़्यादा खाया जाता है राइस। क्यों, राइस के साथ जैसे मछली, है ना, समुद्री जो भोजन होता है उसको खाया जाता है। ठीक है, और चलो ये आपको ये भी नहीं पता होगा कि कटक में खाते हैं कि नहीं, मतलब उड़ीसा में खाते हैं कि नहीं, लेकिन आप ये पता होगा कि जैसे देखो कि काली मिट्टी कहाँ पे है। अगर काली मिट्टी को आप कनेक्ट करोगे तो काली मिट्टी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में मिलती है। और काली मिट्टी क्यों फेमस है, कपास उगाने के लिए। और काली मिट्टी महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, और नागपुर महाराष्ट्र का राज्य है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर आप कटक या नागपुर किसी एक को भी आप कनेक्ट कर पाए तो आप आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो डी का आंसर हो जाएगा 2। तो डी का आंसर 2 है, और ए का हो जाएगा पहला, कटक। ठीक, तो आप आंसर तक पहुंच गए। देखिए कैसे कॉमन सेंस हमने लगाया और आपको आंसर तक आप पहुंच चुके हो। ठीक है, एग्जामिनर भी आपको ऐसा इंस्टीट्यूट देगा जो आप जिसमें आप लॉजिक लगा सकते हो। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं कुछ भी उठा के नहीं देगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी। ठीक है, तो देखा आपने कि कैसे हमने कॉमन सेंस से इसे आंसर तक लगा लिया। हाँ, एक चीज़ और, ये जो मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ऐसा नहीं कि मैंने भी इसका आंसर पहले से देख लिया, मैं आपके साथ साथ इसको आंसर तक पहुँच रहा हूँ, ताकि मेन एग्जाम हॉल में हम कैसे आंसर तक पहुँचेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें पूछ रहा है दी गई सूची में लौह अयस्क के प्रकार हैं। ठीक, पहला है साइडेराइट, बी है एंथ्रेसाइट, सी है लिमोनाइट, डी है बिटुमिनस, और ई है लिग्नाइट। ठीक, यहाँ पे क्या किया है, आपको देखो कितने दिए हैं, पांच पांच नाम दिए हुए हैं, और जिसमें से किसी भी ऑप्शन में पांच नहीं है, पांचों के पांच नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि दो तो गलत है, मैक्सिमम दो तो गलत ही है ना। मिनिमम 3 भी गलत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम तो 2 गलत है। ठीक, तो देखो यहाँ पे इसने क्या किया है, ये है आपका बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन। ठीक है, बेसिक नॉलेज क्या है कि इसमें क्या किया है एग्जामिनर ने, कि इसमें कोयले के प्रकार को भी मिक्स कर दिया है। ठीक, तो कोयले के लगभग आपने कभी नाम सुने होंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, कोयले के 4 प्रकार होते हैं। 4 प्रकार में सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला होता है एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, फिर होता है लिग्नाइट, और उसके बाद होता है पीट। ठीक है, तो देखो पीट तो दिया नहीं है यहाँ पे, लेकिन 3 नाम दिए हुए हैं, तो एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट, ये आप हटा लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। हमको क्या क्या हटा लेना है, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और लिग्नाइट। ठीक, बी, डी और ई, बी डी ई हटा देंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ए और सी। तो ए और सी कौन से ऑप्शन में है, केवल सी। ठीक,
ये बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है। आपको इतना तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। और छत्तीसगढ़ में रह रहे हो, छत्तीसगढ़ का मेन खनिज आप जान रहे लौह अयस्क और कोयला ही है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि छत्तीसगढ़ में कौन से प्रकार का कोयला पाया जाता है? छत्तीसगढ़ में पाया जाता है बिटुमिनस प्रकार का, ठीक है? सेकंड नंबर का होता है अच्छे क्वालिटी में। देखिए, कोयला जो 4 प्रकार का होता है ना, उसमें क्वालिटी के हिसाब से उसको मतलब कार्बन के हिसाब से इसको कैटेगराइज़ किया गया है, ठीक है? जैसे आपको मैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कोयले का। जैसे देखो, अच्छे क्वालिटी का कोयला और खराब क्वालिटी का कोयला में अंतर क्या होता है, ठीक है? अच्छे क्वालिटी का कोयला जो होगा वो ब्लैक होगा, एकदम काला रंग का होगा, ठीक है? समझ में आ रहा है? और जो बुरे क्वालिटी का कोयला होगा वो भूरे रंग का होगा, पहला पॉइंट। दूसरा है, अच्छे क्वालिटी का कोयला जो होता है ना, वो नीली लौ के साथ चलते हैं, ठीक है? नीली लौ के साथ, है ना? जब जलेगा तो वो नीला कलर दिखेगा। और भूरे क्वालिटी का कोयला जब जलेगा तो वो येलो या रेड कलर का दिखेगा, ठीक है? जैसे आप ये तो स्कूल में हम लोग पढ़े थे ना कि टेम्परेचर, आग का टेम्परेचर कौन से कलर में ज़्यादा होता है, कौन से कम होता है। तो जब भी आग अगर नीले कलर की जल रही है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, याद रखना। अगर मान लो आपके घर का गैस नीले कलर का जल रहा है, मतलब उसमें ज़्यादा आपको टेम्परेचर मिल रहा है। लेकिन अगर आपको मान लो घर का गैस अगर पीला और रेड कलर का जल रहा है तो उसको आप बनवा लो, क्योंकि गैस तो उतना ही यूज़ हो रहा है लेकिन गर्म उतना नहीं कर रहे हैं। तो आपके घर की गैस का कलर कौन सा होना चाहिए? नीला, ठीक है? नीला कलर में क्या होता है? टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक? तो अच्छे क्वालिटी का कोयला का जो जलेगा तो वो कौन सा कलर निकलेगा, मतलब कौन सा कलर दिखेगा हमको? वो दिखता है ब्लू, ठीक? और खराब क्वालिटी का कोयला जो जलेगा वो जो येलो और रेड कलर में जलेगा, ठीक? अच्छे क्वालिटी का कोयले की खास बात ये होती है कि वो जब जलता है पूरा तो उसमें राख कम निकलता है, ठीक है? और जो खराब क्वालिटी का कोयला होता है वो बहुत ज़्यादा राख देता है, तो ये पर्यावरण के लिए भी समस्या हो जाता है, ठीक है? तो आप समझ गए होंगे कि अच्छे क्वालिटी कोयला क्या होता है और ख़राब क्वालिटी का कोयला क्या होता है। और याद रखना, भारत में अच्छे क्वालिटी के कोयले की कमी है, इसलिए भारत बाहर से भी कोयले का आयात करता है, ये आप याद रखना। नहीं तो लोगों को लगता है कि भारत कहाँ से आयात करेगा। यूपीएससी में 3-4 बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है आईएएस के एग्ज़ाम में कि भारत विदेशों से कोयला आयात करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि भारत में अच्छे क्वालिटी कोयले की कमी है। हालाँकि हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग रहते हैं तो हमको लगता है कि कोयला हम लोग आयात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन है, दफला और मिसमी जनजातियाँ निवास करती हैं। तो देखो, अगर आप थोड़ा बहुत भी मैपिंग किए होंगे ज्योग्राफी का, तो ये पहाड़ियों का नाम है, मतलब जनजातियों का नाम तो है ही और पहाड़ियों का भी नाम है। जैसे डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, ये असम और अरुणाचल तरफ की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है? तो असम और अरुणाचल तक तरफ की पहाड़ियाँ हैं, तो आप देख लो पंजाब हिमालय में होगा क्या? नहीं, कुमायूं अपना उत्तराखंड में है और नेपाल में भी नहीं होगा। तो सीधा-सीधा एक ही ऑप्शन बच रहा है आपके पास, क्या? डी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? असम, हिमालय, ठीक है? अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक, कथन और कारण वाला क्वेश्चन है ये। देखते हैं सबसे पहले हम कथन देखते हैं, ठीक है? कि कथन में क्या बोल रहे हैं। तो कथन बोल रहे हैं कि मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में भारत में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है? ये कथन है। और कारण क्या बोल रहे हैं? तत्कालीन समय में भारत में दास प्रथा का प्रचलन नहीं था, ठीक है? खैर, ये अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस किया होगा तो ये सेंटेंस पढ़ने से ही फील हो जाता है कि ये स्टेटमेंट गलत है। ये हम लोगों को फील हो जाता है जो हम लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हैं। आप लोग अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको भी होने लगेगा कि हाँ भाई, ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, आप सेंटेंस पढ़ के ही समझ जाओगे कि गलत स्टेटमेंट दिया है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं, ठीक है? तो देखो, जितने भी विदेशी यात्री भारत आते थे ना, तो वो अपनी यात्रा का वर्णन करते थे, ठीक है? कि हमने भारत में क्या देखा। क्या होता था कि जो भारत के जो लेखक होते थे, मतलब भारत के जो इतिहासकार होते थे, तो उसी काल के इतिहासकार भारत के होंगे और उसी काल के जो इतिहासकार विदेशी होंगे, जो मान लो विदेश उसी समय आए होंगे समकालीन समय में, तो दोनों का जो बुक है या रेफरेंस है उसको हम कंपेयर करते हैं, ठीक है? कि भारत के इतिहासकार ने क्या लिखा है भारत के बारे में, और मतलब भारत के बारे में मतलब भारत की कल्चर, प्रशासन, है ना? राज व्यवस्था जो भी है, ठीक? तो भारत का जो इतिहासकार क्या लिख रहे हैं और विदेशी इतिहासकार क्या क्या लिख रहे हैं,
दोनों को कंपेयर करके हम समझ पाते थे कि जो डाटा है वो ऑथेंटिक है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भारत के जो अधिकतर इतिहासकार होते थे वो राजा के दरबारी होते थे, और दरबारी इतिहासकार है तो राजा का बढ़ा चढ़ा के वर्णन करते थे। लेकिन जो विदेशी इतिहासकार होता था, हालांकि वो भी राजा के दरबार में रहते थे उन लोग, ठीक है, लेकिन वो जब वापस जाके लिखते थे बुक, तो वो तो अपने देश में जाके लिख रहे हैं, तो वो स्वतंत्र हैं उस लिखने के लिए, ठीक है। इसलिए हम दोनों का रेफरेंस को कंपेयर करते हैं, और जो मध्यम मार्ग हमको मिलते हैं फिर हम उस निर्णय पे पहुंचते हैं, ठीक है, कि सही में सही बात क्या है, ठीक। तो इसी प्रकार जो मेगास्थनीज है ये एक यूनानी राजदूत था, ठीक है, जो लगभग 302 ईसा पूर्व के आसपास, जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, ठीक है, तो उसके दरबार में आया था, ठीक। और इसने अपनी एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। ये जनरली आपको पूछते ही एग्जाम में, इस एग्जाम में नहीं पूछ रहा है, तो आप देखो यहाँ पे आपको एक चीज तो पता हो गया होगा कि इंडिका पुस्तक किसने लिखा है, मेगास्थनीज ने, ठीक। आपको यहाँ याद कर लेना है। अब देखो क्या बोल रहा है, मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका में दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मेगास्थनीज ने जब इंडिका लिखी तो उसने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो देखो हुआ ये था कि भारत में जो दास प्रथा थी और यूरोप में जो दास प्रथा थी, ठीक है, तो यूरोप में जो दास प्रथा थी ना वो कठोर व्यवहार वाली थी, कठोरतम उन लोग व्यवहार अपनाते थे अपने दासों से, ठीक है। और भारत में जो दास थे, है ना, तो भारत में जो दास थे उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाता था। मानवीय अर्थात जैसे आप प्रेजेंट प्रेजेंट में भी आप देखो, अगर कि मान लो आपके घर में कोई सर्वेंट है, ठीक, जो काम करने वाले आ रहे हैं आपके घर में, जो भी काम आपका घर का रहता होगा, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा जो भी, खाना बनाने के लिए, आप कभी भी देखना आपके पेरेंट्स जो हैं आपसे कैसे भी बात कर लेंगे, है ना, बदतमीजी से बात आपसे कर सकते हैं, लेकिन उन लोग अपने सर्वेंट से बहुत अच्छे से बात करते हैं। ये चीज़ देखना, आप नोटिस करना, ठीक है। आपको नाश्ता दे ना दे, लेकिन वो सर्वेंट को आएंगे तो सबसे पहले उसको चाय दे देंगे। क्यों? क्योंकि उनको डर है कि अगर ये काम छोड़ दिया तो हमारा घर का काम कौन करेगा, ठीक है। हालांकि उस समय ऐसा डर नहीं था, लेकिन मैं आपको एक बता रहा हूँ कि भारत में जो दास है, जो दास प्रथा थी, उसमें मानवीय व्यवहार किया जाता था। तो मानवीय व्यवहार किया जाता था, तो जब मेगास्थनीज भारत आया तो उसको समझ नहीं आया कि दास है कि कौन है। हो सकता है वो समझ रहा हो घर पारिवारिक सदस्य है, ठीक है। तो ये तो सही है कि मेगास्थनीज ने दास प्रथा का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन ये गलत है कि भाई भारत में उस समय दास प्रथा का प्रचलन नहीं था। ये गलत है, उस समय प्रचलन था, ठीक। तो आपका जो आर कथन है, ए सॉरी आर कारण है, वो गलत है, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी सत्य है किंतु आर असत्य है। ये बेसिक नॉलेज वाला क्वेश्चन है, आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इतना बेसिक थोड़ा बहुत तो आपको जानकारी होना ही चाहिए, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। देखो इसको भी हम कॉमन सेंस से सॉल्व करने के प्रयास करेंगे, ठीक। अब देखो गांधी जी द्वारा लॉर्ड इरविन को 1931 में प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में निम्न में से क्या शामिल था, ठीक है। तो देखो सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था 1930 में, ठीक। और ये दांडी यात्रा के साथ शुरू किया था। सबसे पहले दांडी यात्रा शुरू की और दांडी यात्रा में दांडी पहुंच के नमक कानून तोड़कर कौन सा आंदोलन शुरू किया था गांधी जी ने? सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो आप पढ़े ही होंगे दांडी यात्रा के बारे में कि साबरमती आश्रम से 72 लोगों के साथ ये दांडी यात्रा के लिए निकले थे, ठीक है। तो गुजरात में एक तट है दांडी, वहां के लिए निकले थे गांधी जी, ठीक। क्यों वहां के लिए निकले थे? क्योंकि वहां नमक बनाया जाता है, समुद्र किनारे थे, वहां नमक बनाते थे, वहां पहुंच के नमक कानून उनको तोड़ना था, ठीक है। तो वो 72 प्रतिनिधियों के साथ निकले थे, ठीक है। तो 72 मतलब कितने लोग होते? 72 लोग, बहुत कम। तो देखो 72 लोगों के साथ जब गांधी जी निकले तो अंग्रेज लोगों ने इनका मजाक उड़ाया कि ये 72 लोग मिलके हमारी अंग्रेजी सरकार को हिला सकते हैं क्या करके, ठीक है। तो शुरू में तो बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन जिस जिस गांव से गुजरते थे गांधी जी, तो उस गांव के लोग भी इस यात्रा में शामिल हो जाते थे। और दांडी यात्रा जब समाप्त हुई तो लगभग इस आंदोलन से 60,000 के आसपास व्यक्ति जुड़ चुके थे। कितने? 60,000, ठीक है। तो 60,000 तो अब संख्या तो कम नहीं होती, 60,000 संख्या, ठीक। तो अब लॉर्ड इरविन जो उस समय भारत के वायसराय थे, वो संकट में पड़ गए, ठीक है, कि अब इस आंदोलन को कैसा रोका जाए।
तो गांधी जी से उन्होंने समझौता करने के लिए बात आगे रखी थी। ठीक है, तो गांधी जी और इरविन के बीच समझौता होना था। तो गांधी जी भी अपनी कुछ मांग को लेकर इरविन के साथ सामने प्रस्तुत हुए थे। तो उसी को बोल रहे हैं 11 सूत्री मांग क्या क्या थी। ठीक है, अब समझ में आ गया। तो देखो क्या क्या मांग थी। तो पहले अपन देखते हैं। पहला मैं बोल रहा नमक कर का उल्लंघन। ठीक। बी बोल रहा है राजनीतिक बंदियों की रिहाई। सी है रुपए और स्टर्लिंग के विनिमय दर में परिवर्तन। डी है भू राजस्व में कमी। ठीक है, चार कथन है और ऑप्शन अपन देख लेते हैं कि ए में है ए और बी में है ए बी और सी में है ए बी और डी में है बी सी और डी। ठीक, यानी कि किसी भी ऑप्शन में चारों के चारों कथन सही नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि कोई एक कथन तो मैक्सिमम गलत है। हालांकि दो भी गलत हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम आपका एक कथन तो गलत है। तो अगर आपने मेरा जो प्रीवियस ईयर का जो वीडियो एनालिसिस मैंने 2017 का डाला था एडीओ का, अगर आपने उसको अच्छे से देखा होगा, तो मैंने आपको कंपेयर करना सिखाया था। कथनों को आप कंपेयर करना। ठीक है, कि कौन सा कथन वीक स्टेटमेंट है, कौन सा स्टेटमेंट वीक है। ठीक, तो ये चारों में सबसे वीक स्टेटमेंट अगर देखा जाए तो वो है ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने बताया था, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं। ठीक है, ये स्टेटमेंट वीक क्यों है? क्योंकि देखो 30% को आप 25% भी लिख सकते। आपको थोड़ी याद होगा कि कितना, आपको इतना ही पता होगा कि गांधी जी ने भू राजस्व में कमी की मांग की होंगे, लेकिन कितना किए होंगे ये आपको याद रहेगा कि 30% किए थे कि 40 किए थे कि कितना किए थे? इसका मतलब एग्जामिनर आपको डी ऑप्शन में तो फंसा रहा है। ये मैं आपको बताया था। अगर आपने वीडियो देखा होगा और मेरे जितने स्टूडेंट लोग ने वीडियो देखा है उन लोग ने इस ट्रिक को लगाया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आप डी को हटा लो। देखो आंसर की आया नहीं है अभी व्यापम का, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ अपना लॉजिक से। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डी ऑप्शन को हटा दीजिए। तो डी ऑप्शन हटा दीजिए, मतलब सॉरी डी ऑप्शन मतलब जिसमें डी स्टेटमेंट है, तो सी हट जाएगा और क्या हट जाएगा, डी हट जाएगा। ठीक, तो अपने पास बचा क्या, ए बी और सी। तो देखो ए बी तो दोनों स्टेटमेंट सही है। अब बच रहा है सी। ठीक, तो 11 सूत्री मांग में गांधी जी ने भारतीय मुद्रा की स्थिरीकरण की बात तो की थी, है ना? तो अब ये आप आके अटक गए हो कि ए होगा कि बी होगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये आंसर बी होना चाहिए, लेकिन देखते हैं व्यापम क्या आंसर लेते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आंसर होना चाहिए बी। ए बी और सी तीनों सही है। ठीक है, क्योंकि देखो सी स्टेटमेंट जो है ना थोड़ा कठिन टाइप का है, और कठिन स्टेटमेंट को जनरली वो लोग गलत नहीं मानते हैं, है ना? ये आप प्रैक्टिस से समझ, ये सब प्रैक्टिस से आएगा आपको। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट जनरली ऐसा गलत फंसाने के लिए आपको नहीं देगा, वो जनरली आपको सही ले लेना है। ठीक है, फिर भी देखते हैं व्यापम का आंसर आता है तो क्या लेते हैं। ठीक, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, यानी ए बी और सी सही है। हाँ, ये बता देता हूँ, भू राजस्व में गांधी जी ने 50% कमी की मांग की थी। ठीक है, 30% दिया है, लेकिन वो मांग की था गांधी जी ने 50% का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तो आपको ये पता होगा पंचवर्षीय योजना जो है नेहरू जी के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, 5 साल के लिए लक्ष्य निर्धारित किया जाता था देश में, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था तो एकदम आप जानते होंगे कि अंग्रेजों ने भारत को किस साल पे छोड़ा था। ठीक है, एकदम कंगाल थे हम लोग, और उस स्थिति से लेके हम लोग आज तक यहाँ तक पहुँचे हैं। ठीक है, तो पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू की देन है, उन्होंने शुरू किया था। और जब मोदी जी अपना प्रधानमंत्री पद संभाले 2014 में, तो उसके बाद से पंचवर्षीय योजना को उन्होंने समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो अभी तक 12 पंचवर्षीय योजना ही लागू की जा चुकी है ना? तो याद रखना मोदी जी तो आ चुके हैं 2014 से, और 2014 से तो पंचवर्षीय योजना समाप्त हो चुकी है। लेकिन आपको ये आज तक ये क्वेश्चन पूछते हैं, और आपके आने वाली जितने भी पीढ़ियां होंगी, अगर 10 साल, अगर 10 पीढ़ियां भी निकल जाएंगी तो भी ये क्वेश्चन पूछते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ तो वहां से लेके हमने आज तक का सफर यहाँ तक पहुंचे कैसे, ये भी तो पता होना चाहिए ना आपको, कि हमने किस स्थिति से शुरू किया था, किस कंडीशन से शुरू किया था, और आज इस कंडीशन में पहुंचे हैं तो कैसे कैसे पहुंचे, ये आपको पता होना चाहिए, खासकर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वालों को। याद रखना पंचवर्षीय योजना का आप नोट्स बना लेना। केवल आप
12 और ईयर देख लेना, और 12 पंचवर्षीय योजना का ईयर देख लेना कब कौन सी चली, और उसका मेन उद्देश्य क्या था। इतना ही पता कर लोगे तो भी आप बना लोगे। ठीक, तो देखो, अगर आपने बेसिक नॉलेज वाली क्वेश्चन है ये, एक भी अगर बना लिया तो आंसर आ जाएगा। देखो, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पूछा, 5वीं पूछा, 9वीं पूछा, 12वीं पूछा है। ठीक, तो इसमें मुझे दो तो पता ही है। पता है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मेन उद्देश्य था उद्योग एवं खनिज पर अधिक महत्व दिया गया था। देखो, जो भिलाई स्टील प्लांट हमारा लगा है, ठीक है, तो ये सब द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय की बात है। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों पर ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, जितने स्टील प्लांट आपको लगे हैं भारत में, है ना, जहाँ जहाँ आप देखते हो अलग अलग राज्यों में। ठीक, जैसे भिलाई में स्टील प्लांट स्थापित हुआ, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस देश की उससे हुआ है। ठीक है, तो भिलाई में जो स्थापित हुआ है वो रूस के मदद से हुआ है। ठीक, अब किस देश की मदद से हुआ है ये आपको क्यों करना है, क्योंकि देखो इसी एडीओ एग्जाम में आगे में आपको ये क्वेश्चन दिखेगा कि बोकारो स्टील प्लांट ने ब्रिटेन ने स्थापित किया है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सा स्टील प्लांट किस देश ने की मदद से किए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो द्वितीय पंचवर्षीय का हो जाएगा चौथा, और मुझे 12वीं पता है, 5वीं और 9वीं मेरे को नहीं पता है। ठीक है, तो 12वीं पता है कि 12वीं का उद्देश्य था तीव्र धरणी एवं अधिक समावेशी विकास था। ठीक है, तो ए का हो जाएगा चौथा और डी का हो जाएगा तीसरा। अब देख लेते हैं ए का चौथा। तो ए का चौथा अगर आप देखेंगे तो केवल एक ही ऑप्शन में, मतलब चारों में अगर आपको एक भी आंसर पता होगा तो आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केवल बी में ही ए चौथे नंबर पे है, बाकी तो कहीं है ही नहीं। तो देखो, चार में आपको बेसिक नॉलेज अगर आपको चार में एक भी पता है तो भी एग्जामिनर देखो कितना बेचारा आपके लिए दया दिखाता है कि मेरे बच्चे लोग ज़्यादा टेंशन ना ले। ठीक है, इतने ही बता लें कि 12 पंचवर्षीय योजना याद नहीं है तो कम से कम एक तो याद रखो। इतना आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम 12 याद नहीं होता तो एक भी तो याद रखो। समझ रहे हो, तो एग्जामिनर चाहता है कि आप लोग भी सही आंसर तक पहुंचो। ठीक है, चलिए, अगला 9वां क्वेश्चन है कि समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रमुख देन है। देखो, अगर आपने प्रीवियस ईयर वाला जो अभी वीडियो 2017 का मैंने वीडियो डाला था, अगर उसको देखे होंगे, ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं मैं उसमें बताया था कि जनरली इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं उसमें आंसर सी सही होता है, क्वेश्चन से मतलब नहीं होता है, चुपचाप सी मार देना है। ठीक है, फिर भी आप पढ़ो कि समस्त विश्व को भारतीय ज्ञान विज्ञान के प्रमुख क्या देन थी। अभी बेसिक है, शून्य का प्रयोग तो हमने ही सिखाया था, मतलब प्रयोग शुरू हमने ही किया था, और दशमलव पद्धति का भी आपको पता है तो ठीक है, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है ये। और नहीं पता है तो मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि जनरली इसका सी आंसर सही होता है। ठीक, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। ठीक है, कभी भी याद रखना, जो अनुच्छेद होता है, आप एक से लेके कम से कम 51 का तक का अनुच्छेद एकदम टिप्स पे याद रख लेना। कि जैसे कोई भी अनुच्छेद का नाम लिया जाए, जैसे मान लो 38 का नाम लिया, आपको तुरंत बताना है कि 38 में क्या है, 40 में क्या है, तुरंत बताना है। मतलब एक से लेके 51 का तक का आर्टिकल, चाहे आप पीएससी एग्जाम दो, व्यापम एग्जाम दो, चाहे आईएएस का एग्जाम दो, ये पूछता ही पूछता है, क्योंकि यहाँ पे मेन मेन आर्टिकल छिपे हुए हैं। ठीक है, मेन मेन क्या, जैसे ये 4 टॉपिक तो मेन है। एक तो पहला संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ये मेन है जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। फिर आप चाहे तो भाग 2 जो रहता है, भाग 2 नागरिकता, उसका आर्टिकल छोड़ सकते हैं। 5 से 11 जो आर्टिकल है वो नागरिकता से संबंधित है, वो जनरली नहीं पूछते, मतलब बहुत रेयर है, आप उसको छोड़ दो। लेकिन 12 से पूछते हैं। 12 से क्या है, मूल अधिकार है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक क्या चलता है, मूल अधिकार। और मूल अधिकार तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हर एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है। ठीक, इसके बाद होता है डीपीएसपी, यानी कि राज्य के नीति के निदेशक तत्व, वो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक होता है, ये भी एग्जामिनर का फेवरेट है। और इसके बाद आ जाता है 51 का, ठीक है, वो होता है मूल कर्तव्य। ठीक, तो एग्जामिनर चाहता है कि ये 4 टॉपिक तो आपका क्लियर होना ही चाहिए। तो आने वाली 10 पीढ़ियों तक भी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, अगर भारत का संविधान चल रहा है और कंपटीशन एग्जाम चल रहा है तो। ठीक, तो पहला देखते हैं कि क्या क्या आपको बोल रहा है कि प्रारंभ से अंत की ओर जाए, मतलब कम से ज़्यादा की ओर आपको जाना है। ठीक है, तो कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध आपको सोचना है कौन से अनुच्छेद में है।
फिर बी बोल रहा है मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम का प्रतिषेध, और सी है अस्पृश्यता का अंत, और डी है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है, ठीक। अब देखते हैं, पहला ऑप्शन है कारखानों आदि बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। तो आपको पता होगा नहीं है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है, आपको इतना एग्जामिनर चाहता है कि आपको इतना तो पता होना ही चाहिए। ठीक है, बिल्कुल आपको ये पता होना ही चाहिए, ऐसा नहीं कि हर जगह आप कॉमन सेंस लगाने लगोगे। ठीक है, ये अनुच्छेद 24 में है। ठीक, इसके बाद है मानव के दुर्व्यापार और बलाश्रम, ये अनुच्छेद 23 में है। ठीक, और अस्पृश्यता का अंत है अनुच्छेद 17 में। ठीक, और कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, ये आपका दिया है अनुच्छेद 22 में। ठीक, तो अब मैच कर लेते हैं। तो देखो सबसे पहले आ जाएगा सी, क्यों, सबसे पहले 17, तो सी वाला ऑप्शन तो केवल एक ही दिख रहा है, सी में ही है। सी के बाद देखो, अब मिला भी लेते हैं, सी के बाद देखो 17 के बाद आएगा 22, तो डी है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद आ जाएगा मानव के दुर्व्यापार यानी 23, सही है बी, और 24 लास्ट में ए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बेसिक क्वेश्चन है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी। देखो प्रश्न पूछने के पीछे का आप वो समझ रहे हो कि 2023 बोल रहा है, 25 क्यों नहीं बोल रहा है। इसका मतलब 23 में कुछ संख्या रही होगी और 25 या 24 में ये संख्या बदल गई होगी, मतलब जुड़ गया होगा कुछ नया या हट भी गया, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो 2023 के बाद संख्या में बदलाव हुआ है। ठीक है, ये आपको इससे फीलिंग आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन से। ठीक, तो क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में सितंबर 2023 में महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी थी। बिल्कुल आप यही याद, इस टॉपिक को एकदम अलग से लिख लेना, महारत्न, मिनी रत्न और आई थिंक नवरत्न भी होता है। क्या होता है कि बहुत सारी भारत में कंपनियां हैं और सबको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया है, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न में। तो इस प्रश्न में महारत्न के बारे में पूछा, तो मैं महारत्न के बारे में बता देता हूँ। देखो, महारत्न का दर्जा भारत सरकार उन सार्वजनिक उपक्रमों को देती है जो लगातार मुनाफा कमाते हैं। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी रखते हैं, यानी समझ रहे हो, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी होंगी जो इंटरनेशनल लेवल पे भी कंपटीशन कर सकती हैं, ऐसे कंपनी को क्या बोला जाता है, महारत्न। ठीक है, ये समझ में आया। तो 2023 तक जो महारत्न कंपनी की संख्या थी वो थी 13, याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 13। ठीक, अब अगर यही क्वेश्चन को वर्तमान संदर्भ में पूछे तो अब इसकी संख्या हो गई 14। ठीक, अभी 2024 में आई थिंक हल को जोड़ा गया है, हल HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, उसको 14वां, उसको 14th महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। देखो पूछ रहे हैं, यदि उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही रिक्त हो जाता है तब उपराष्ट्रपति के रूप में अगले व्यक्ति के लिए चुनाव हो जाना चाहिए। पहला ऑप्शन है 6 माह के भीतर, बी ऑप्शन 180 कार्य दिवस के भीतर, सी है मूल कार्यकाल पूर्ण होने से पर, और डी है यथाशीघ्र। अब देखो एग्जामिनर आपको कहाँ फंसाने की कोशिश किया है, और बच्चे जनरली इसको समझते नहीं हैं। ठीक है, वो तो ऐसे फ्लो में बैठे रहते हैं कि क्वेश्चन दिखा नहीं कि बस मारते जाना है, मारते जाना है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और इजी क्वेश्चन को खासकर और ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इजी क्वेश्चन जो होता है उसका ऑप्शन कठिन होता है, ये याद रखना, और कठिन क्वेश्चन का ऑप्शन इजी होता है। आप दिमाग में ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस से। ठीक, तो कभी भी आप याद रखना, ये अगला ट्रिक है, एक दूसरा नया ट्रिक है। नया ट्रिक क्या है कि कभी भी आपको क्वेश्चन इजी लगे, जैसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भाई अगर उपराष्ट्रपति का पद पहले खाली हो जाए, तो जनरली आप संविधान पढ़ोगे, राज्य व्यवस्था, तो इसमें आपको ये टॉपिक तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। ठीक, तो क्या बोल रहा है कि ट्रिक क्या है, अगला ट्रिक क्या है अपना, कि अगर क्वेश्चन इजी लगे और आंसर ऑप्शन नंबर ए में है
तो वहीं सतर्क हो जाना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर आपको ए ऑप्शन में ही फंसाएगा। अब ए ऑप्शन में कैसे फंसोगे आप? तो देखो, एग्जाम जो होता है ना, साइकोलॉजी गेम है। साइकोलॉजी मतलब जैसे आप क्वेश्चन पढ़े और आप ए में आंसर देखते हो तो आप तुरंत टिक कर देते हो, बी सी डी में जाने के प्रयास नहीं करते, या आप बी सी और डी के बारे में ज़्यादा डिटेल में अंदर जाके सोचने का प्रयास नहीं करते। आपको लगता है हाँ भाई ये तो सही है, तो एग्जामिनर क्या करते हैं, आपके साथ वही खेल कर देते हैं ऑप्शन नंबर ए में। अगर यही ऑप्शन नंबर ए को अगर डी में देगा ना, तो आप पहले ए में दूसरा होगा, बी में दूसरा होगा, सी में दूसरा होगा। जब आप डी तक पहुंचोगे तब तक आप पूरा दिमाग में एनालिसिस कर चुके होगे, तब ये आंसर आप सही लगा दोगे। पर ए बी सी से एनालिसिस करते हुए डी तक पहुंचे हो, ठीक, तो दिमाग तब तक पूरा चीज बात याद कर लेते हैं। आप मैंने ऐसे कई स्टूडेंट लोगों को देखा है जो पढ़ के जाते हैं, उनको पता भी रहता है लेकिन गलत लगा के आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो हड़बड़ी कर देते हैं। तो अगला ट्रिक हमेशा आप ये याद रखना, कभी भी क्वेश्चन इजी लगे और उसका आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, तो वहीं आपको रुक जाना है। बात समझ में आए? अब क्यों रुक जाना है, अब देखो। अब आप बोलोगे सर 6 माह में क्या गलत है? आपका कहना सही है, लेकिन मैं बोलूँगा भाई कि बी ऑप्शन में क्या गलत है। बी ऑप्शन में लिखा है कि 180 कार्य दिवस, तो 180 दिन को आप महीने में बदलो। 180 दिन को महीने में बदलोगे तो वो भी तो 6 महीना होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 6 महीना और बी में भी इनडायरेक्टली लिखा है 6 महीना, और प्रश्न में एक ही आंसर सही होगा, दोनों तो सही नहीं होगा, ए और बी, क्योंकि दोनों 6 महीने हैं। तो अधिकतर लोग, और जिस स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है उसने भी ए मार्क है, तो ए और बी तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने ठीक से ध्यान से पढ़ा नहीं, क्योंकि दोनों ऑप्शन में 6 महीना ही लिखा है। ठीक, अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर सी में, मूल कार्यकाल पूर्ण होने पर। उपराष्ट्रपति का जो कार्य होता है केवल राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है, ठीक। अब राज्यसभा की अध्यक्षता के लिए इसको उपराष्ट्रपति तो बनाया नहीं है, इसका उद्देश्य था कि राष्ट्रपति के अचानक बीमार पड़ जाए, मृत्यु हो जाए, उसके लिए रिजर्व में रखे थे कि मान लो अचानक से राष्ट्रपति को कुछ हो जाए तो तुरंत राष्ट्रपति का पद खाली नहीं रह सकता भारत में, ठीक है। राष्ट्रपति का ऐसा पद है जो कभी भी खाली नहीं हो सकता। तो राष्ट्रपति का अचानक मृत्यु हो जाए तो तुरंत हम इसको उपराष्ट्रपति को कार्यभार सौंप देते हैं। ये बात समझ में आया? क्योंकि राष्ट्रपति के नाम पे ही सरकार पूरा कार्य करती है देश में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते करने राष्ट्रपति के नाम पे होंगे, जितने भी सरकार की योजना ये काम चल रहे हैं सब राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। यानी कि राष्ट्रपति का पद तो खाली नहीं हो सकता। यानी कि राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए तो वो कौन संभालता है पद कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में? वो संभालते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक। मान लो आप कहोगे कि भाई उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो यानी कि मान लो दोनों अभी प्लेन क्रैश में निपट जाते, तो फिर कौन संभालता? फिर वो संभालता सीजेआई, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक। आप बोलोगे तीनों निपट जाते तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं वो इस पद को संभालते हैं और यही लास्ट है। अब आप बोलोगे कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश सब के सब निपट जाते तो फिर वो कयामत का दिन होता, मतलब फिर तो उसके बाद दुनिया ही नष्ट होने वाली होती है, ठीक है। बात समझ में आया? लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, यहाँ पे पूछ रहा है उपराष्ट्रपति के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का पद कोई बहुत महत्वपूर्ण वाला पद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका मेन मुख्य कार्य ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं है। इसका मेन कार्य अभी क्या है? मेन कार्य है राज्यसभा की अध्यक्षता करना। अब राज्यसभा चल रही तो ठीक है, अब राज्यसभा बंद पड़ी तो क्या करोगे? जबरदस्ती किसी को थोड़ी कार्यभार सौंप दोगे। तो उपराष्ट्रपति के लिए नियम ये है कि जल्द से जल्द नया चुनाव कराया जाए, ठीक है। वो इसका कार्यभार हम किसी को जनरली नहीं सौंपते हैं। मान लो राज्यसभा चल रही है तो वो उपसभापति को सौंप दिया जाता है उसका पद, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और ये तो अभी सामान्य ज्ञान का जो भारत का सामान्य अध्ययन का जो क्वेश्चन था वो देखें, और आगे जो जो हमको मिलते जाएंगे कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन में आगे वीडियो डालते जाऊंगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सपोर्ट करिए, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।